हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फर्मी गोल्डन रूल, जिसे हम ट्रांजिशंस टू कंटिन्यूम स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में फर्मी गोल्डन रूल क्या होता है, ट्रांजिशंस टू कंटिन्यूम स्टेट से हमारा क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि फर्मी गोल्डन रूल जो है वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड है। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को पूरी डिटेल में हमने इन दो पार्ट्स में डिस्कस कर लिया था, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ के साथ आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की एप्लीकेशन हार्मोनिक परटर्बेशन के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्मी गोल्डन रूल की शुरुआत हम करेंगे जिस फॉर्मूला से, वो हार्मोनिक परटर्बेशन के रिजल्ट से हम करेंगे। हार्मोनिक परटर्बेशन को हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब तक आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी नहीं आती होगी, जब तक आपको हार्मोनिक परटर्बेशन नहीं आता होगा, तब तक आप फर्मी गोल्डन रूल को समझ नहीं पाएंगे। तो इन 3 लेक्चर्स को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, तब आपके लिए फर्मी गोल्डन रूल समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हार्मोनिक परटर्बेशन में हमने क्या स्टडी किया था, वहां पर हमने ये स्टडी किया था कि हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 पर जो सिस्टम की इनिशियल आयन स्टेट थी वो थी साई एन 0 r वेक्टर कोमा t। सिस्टम जो है वो इनिशियली इस स्टेट में था और इस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आयन वैल्यू थी वो हमने ली थी E n 0। अब स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे थे इस सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम मींस ये आइसोलेटेड एटम के ऊपर बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट करवा रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हार्मोनिक परटर्बेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और हार्मोनिक परटर्बेशन में हमने ये स्टडी किया था कि यहां पर जो हार्मोनिक परटर्बेशन होगी वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, h डैश t इज इक्वल टू 2v डैश cos ओमेगा t से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहां पर ओमेगा जो है वो हार्मोनिक परटर्बेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। मींस यहां पर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा होगी। इस हार्मोनिक परटर्बेशन के कारण ये सिस्टम मींस ये एटम जो है इस आयन स्टेट से ट्रांजिशन कर रहा था एक नई आयन स्टेट में, जिसको हमने साई एम आर वेक्टर कोमा टी से रिप्रेजेंट किया था, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यू थी वो EM0 थी। और इस हार्मोनिक परटर्बेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे h डैश t इज इक्वल टू 2v डैश cos ओमेगा t से। तो स्टूडेंट्स, अब सिस्टम के इस आयन स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमने हार्मोनिक परटर्बेशन वाले लेक्चर में फाइंड कर ली थी, और वो प्रोबेबिलिटी कुछ इस प्रकार से थी, PMT प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन साई एम आर वेक्टर कॉमा टी स्टेट, वो इस प्रकार से थी 4 मॉडुलस ऑफ v डैश mn स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2, और नीचे था हमारे पास ओमेगा mn माइनस ओमेगा का स्क्वायर, जहां पर ओमेगा mn हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा mn, जो किसके बराबर थी, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस डिवाइडेड बाय h कट के बराबर थी। तो ये स्टूडेंट्स हमने हार्मोनिक परटर्बेशन में समझ लिया था। देखिए, हार्मोनिक परटर्बेशन और फर्मी गोल्डन रूल ट्रांजिशन टू कॉन्टिन्यूम स्टेट्स में क्या डिफरेंस है। वहां पर हम क्या मान के चल रहे थे कि ये जो हमारे पास आयन स्टेट है, इनिशियल आयन स्टेट, वो एक डिस्क्रीट आयन स्टेट है। डिस्क्रीट आयन स्टेट मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही एनर्जी आयन वैल्यू है, दैट इज EN0। इसी तरह से जो सिस्टम की फाइनल आयन स्टेट थी साई एम आर वेक्टर कॉमा टी, वो भी हम वहां पर डिस्क्रीट आयन स्टेट मान के चल रहे थे। मींस इस आयन स्टेट में भी साई एम आर वेक्टर कॉमा टी में भी
एक ही एनर्जी लेवल था जिसको हम EM0 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमारे पास इनिशियल आयन स्टेट भी डिस्क्रीट थी, डिस्क्रीट आयन स्टेट, और हमारे पास हार्मोनिक परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल स्टेट थी वो भी एक डिस्क्रीट आयन स्टेट थी। मींस यहां पर जो ट्रांजिशन हो रहा था वो एक डिस्क्रीट आयन स्टेट से दूसरी डिस्क्रीट आयन स्टेट में हो रहा था ड्यू टू दिस काइंड ऑफ हार्मोनिक परटर्बेशन। और इस फाइनल डिस्क्रीट आयन स्टेट में सिस्टम की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने हार्मोनिक परटर्बेशन वाले लेक्चर में फाइंड कर ली थी, जो कि कुछ इस प्रकार से थी। बट स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या मान के चलेंगे आज के टॉपिक में, फर्मी गोल्डन रूल में हम क्या मान के चलेंगे, ट्रांजिशन टू कंटिन्यूम स्टेट्स में क्या मान के चलेंगे कि जो हमारी फाइनल आयन स्टेट है साइम आर वेक्टर कॉमा टी, उसमें एक एनर्जी लेवल नहीं है, उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड हैं और क्लोजली स्पेस्ड हैं। और इस आयन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एनर्जी आयन वैल्यूज हैं उनकी जो रेंज है वो EM0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, EM0 प्लस DEM0 तक जाएगी। मींस इस लेवल की जो एनर्जी होगी वो होगी EM0 प्लस DEM0, और इस वाले एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होगी वो EM0 होगी। मींस इस लेवल और इस लेवल में जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो होगा DEM0। तो हमारे पास फाइनल आयन स्टेट है वो कंटिन्यूम स्टेट्स है। कंटिन्यूम मींस इसमें बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड है और क्लोजली स्पेस्ड है, और जबकि हमारे पास इनिशियल स्टेट है वो डिस्क्रीट ही है, डिस्क्रीट आयन स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा एक एटम होगा, मींस आइसोलेटेड सिस्टम होगा, जिसके ऊपर हम हार्मोनिक परटर्बेशन अप्लाई करेंगे जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी, और जिस हार्मोनिक परटर्बेशन को हम अगेन H' T इज इक्वल टू 2V' cos ओमेगा T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होगा, सिस्टम जो है वो यहां से इस लेवल में भी ट्रांजिशन कर सकता है, सिस्टम इस लेवल में भी ट्रांजिशन कर सकता है, सिस्टम यहां पर भी ट्रांजिशन कर सकता है, सिस्टम यहां पर भी ट्रांजिशन कर सकता है। मीन सिस्टम जो है इस कंटिन्यूम स्टेट्स में कहीं पर भी ट्रांजिशन कर सकता है। मीन सिस्टम जो है वो EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 तक किसी भी एनर्जी रेंज में ट्रांजिशंस कर सकता है। तो यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम को हम ट्रांजिशन रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। उस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का, उस नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम का जो फॉर्मूला होगा वो हमें फर्मी गोल्डन रूल बताता है। तो फर्मी गोल्डन रूल क्वांटम मैकेनिक्स में एक रूल नहीं है, बल्कि ये फॉर्मूला है जो हमें क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है, ये हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम कितने हो रहे हैं, मींस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, मींस ट्रांजिशन रेट क्या है जब एक सिस्टम डिस्क्रीट आयन स्टेट से कंटिन्यूम स्टेट्स में ट्रांजिशन करता है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ हार्मोनिक परटर्बेशन। तो उस फॉर्मूला को हम बोलेंगे फर्मी गोल्डन रूल। तो फर्मी गोल्डन रूल में बेसिकली आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। वो फॉर्मूला क्या बताएगा, वो हमें बताएगा कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम कितने हो रहे हैं एक डिस्क्रीट आयन स्टेट से इस कंटिन्यूम स्टेट्स में जब हम इस प्रकार की हार्मोनिक परटर्बेशन अप्लाई करते हैं सिस्टम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स उसकी जो शुरुआत होगी, फर्मी गोल्डन रूल के फॉर्मूला को डिराइव करने की शुरुआत होगी वो इस फॉर्मूला से होगी, हार्मोनिक परटर्बेशन के रिजल्ट से हमारे पास शुरुआत होगी। तो स्टूडेंट्स हम ये मान के चलेंगे कि इस एनर्जी रेंज में EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 तक हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं वो है रो EM0। तो इसमें इस एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को मल्टीप्लाई कर दें इस एनर्जी डिफरेंस DEM0 से तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी जो कि इस एनर्जी रेंज में होंगी EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 तक। तो ये हमारे पास जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन द एनर्जी रेंज। एनर्जी रेंज क्या है हमारे पास, EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 तक। तो वो एनर्जी स्टेट्स कितनी होंगी,
डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाई एनर्जी गैप कितना है, DEM 0 है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे इन द एनर्जी रेंज। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider the electromagnetic wave of angular frequency omega is incident on a isolated system atom, then it produces a perturbation effect on this system। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो इस इनिशियल आयन स्टेट IN 0 r वेक्टर कॉमा टी में है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आयन वैल्यू जो है वो EN 0 है। टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड एटम यहां पर है, बट जब हम यहां से बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करवाएंगे जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी, तो वो क्या करेगी, इस सिस्टम के ऊपर परटर्बेशन करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। Such kind of harmonic perturbation h dash t can be represented as h dash t equal to 2v dash cos omega t। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो जब हम इस प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से परटर्बेशन करवाते हैं सिस्टम के ऊपर, तो इस प्रकार की परटर्बेशन को हम हार्मोनिक परटर्बेशन बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h dash t is equal to 2v dash cos omega t से, जिसको हमने पूरी डिटेल में हार्मोनिक परटर्बेशन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। लेट आयन स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम t इक्वल टू 0 बिफोर हार्मोनिक परटर्बेशन इज IN 0 r वेक्टर कॉमा t। तो स्टूडेंट्स जब हमने परटर्बेशन अप्लाई नहीं किया था टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो सिस्टम की जो इनिशियल आयन स्टेट थी वो हमारे पास ये थी IN 0 r वेक्टर कॉमा t। लेट आयन स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम t इक्वल टू t आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन इज IM r वेक्टर कॉमा t। तो स्टूडेंट्स बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करवाने के बाद मींस हार्मोनिक परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद जो सिस्टम है वो इस आयन स्टेट से इस आयन स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, और टाइम t इक्वल टू t पर जो सिस्टम की आयन स्टेट होगी वो यहां पर IM r वेक्टर कॉमा t होगी, और ये भी हमारे पास एक डिस्क्रीट आयन स्टेट है और ये भी हमारे पास डिस्क्रीट आयन स्टेट है। मींस इन दोनों आयन स्टेट्स में हमारे पास एक एक ही एनर्जी लेवल है। तो स्टूडेंट्स इनिशियल आयन स्टेट में भी एक ही एनर्जी लेवल है और फाइनल आयन स्टेट भी हमारे पास एक ही एनर्जी लेवल है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन IM r वेक्टर कॉमा t आयन स्टेट एट टाइम t इक्वल टू t ड्यू टू हार्मोनिक परटर्बेशन इज गिवन बाय। तो सिस्टम के इस आयन स्टेट में, इस डिस्क्रीट आयन स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, IM r वेक्टर कॉमा t स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमने कैलकुलेट की थी हार्मोनिक परटर्बेशन वाले लेक्चर में, जो कि निकल के आई थी PMT इज इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ v डैश mn का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2 नीचे ओमेगा mn माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, जहां पर ओमेगा mn जो है वो EM 0 माइनस EN 0 बाय h कट के बराबर होगा। तो ये काम हम सेकंड इक्वेशन तक हार्मोनिक परटर्बेशन वाले टॉपिक में कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है, वी शैल नाउ कंसीडर द ट्रांजिशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम डिस्क्रीट आयन स्टेट्स IN 0 r वेक्टर कॉमा t टू अ कॉन्टिन्यूम ऑफ स्टेट्स अराउंड IM r वेक्टर कॉमा t whose density of states is rho EM 0। The number of states in the energy range from EM 0 to EM 0 plus DEM 0 is rho EM 0 DEM 0। तो स्टूडेंट्स आज हमें क्या कंसीडर करना है कि जो हमारी इनिशियल आयन स्टेट होगी वो तो डिस्क्रीट आयन स्टेट होगी, मींस उसमें एक ही एनर्जी लेवल होगा, बट जो हमारी फाइनल आयन स्टेट होने वाली है IM r वेक्टर कॉमा t वो कॉन्टिन्यूम स्टेट्स हैं, मींस उसमें एक से ज्यादा एनर्जी लेवल्स हैं, और उन एनर्जी लेवल्स की जो रेंज है वो EM 0 से लेके EM 0 प्लस DEM 0 तक है। मींस इस पहले वाले एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो EM 0 है, और इस फाइनल एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो EM 0 प्लस DEM 0 है। मींस यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी गैप है वो DEM 0 है। इन एनर्जी लेवल्स में जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है इस एनर्जी रेंज EM 0 से लेके EM 0 प्लस DEM 0 तक, वो हमारे पास है रो EM 0। दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन दिस एनर्जी रेंज फ्रॉम EM 0 टू EM 0 प्लस DEM 0। तो इस एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी हमारे पास, अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को मल्टीप्लाई कर दें इस एनर्जी गैप से DEM 0 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी इस एनर्जी रेंज में। तो यहां पर आपको जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो यहां पर इतनी होंगी, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है और पहले भी आपको बता दिया था। तो स्टूडेंट्स अगर आपको फाइंड करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिस्टम के इस एनर्जी रेंज EM 0 से लेके EM 0 प्लस DEM 0 के बीच में होने की आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन, हार्मोनिक परटर्बेशन के कारण जो है वो सिस्टम यहां से
इस स्टेट में भी जा सकता है, इस स्टेट में भी जा सकता है, किसी भी स्टेट में जा सकता है इस एनर्जी रेंज के बीच में, EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 के बीच में। तो सिस्टम के इस एनर्जी रेंज में होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें जो कि सिस्टम के साइम स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी थी। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ स्टेट से जो कि इस एनर्जी रेंज में हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेट कर दें और लिमिट्स क्या रहेंगे इंटीग्रेशन की, EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 तक रहेंगी। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देगा सिस्टम के इस एनर्जी रेंज में होने की। तो स्टूडेंट्स आप ये लाइन यहां पर लिखेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ सिस्टम इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम EM0 टू EM0 प्लस DEM0 ड्यू टू हार्मोनिक परटर्बेशन कैन बी रिटन एज। तो स्टूडेंट्स सिस्टम की जो इनिशियल आयन स्टेट थी वो एक डिस्क्रीट आयन स्टेट थी, सिस्टम जो है वो यहां पर था इनिशियली, बट हार्मोनिक परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद सिस्टम जो है इस एनर्जी रेंज में कहीं पर भी ट्रांजिशन कर सकता है। तो सिस्टम के इस एनर्जी रेंज में होने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हार्मोनिक परटर्बेशन के कारण वो हम कैसे लिखेंगे, उसे हम PT से डिनोट करेंगे। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को, इस PMT को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ स्टेट से इस एनर्जी रेंज में जो कि हमारे पास कितनी है, रो EM0 मल्टीप्लाई DEM0 है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें किस लिमिट्स में, EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 के बीच में, तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी सिस्टम के इस एनर्जी रेंज में फाइंड करने की आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम PMT की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली पूरी की पूरी। तो आप यहां पर लिखेंगे PT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0। PMT की वैल्यू हमारे पास 4 मॉडुलस ऑफ V डैश mn स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2, नीचे ओमेगा mn माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई करना है आपको रो EM0 मल्टीप्लाई DEM0 से। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हमें टाइम से डिवाइड कर देना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम मींस नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम मींस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन रेट मिल जाएगा जो कि कहलाया जाएगा फर्मी गोल्डन रूल इन क्वांटम मैकेनिक्स। वो हम फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब यहां पर जो कांस्टेंट टर्म्स है इस इंटीग्रेशन में उसे हम बाहर ले लेते हैं। 4 कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ V डैश mn का स्क्वायर कांस्टेंट है, नीचे h का स्क्वायर कांस्टेंट है, यहां पर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है रो EM0 वो कांस्टेंट है। इनको बाहर निकाल के बाकी हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2 और नीचे ओमेगा mn माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर रहेगा DEM0 और लिमिट्स यहां पर EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 तक होंगे। ये हमारे पास होगी थर्ड इक्वेशन। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वो सब्स्टिट्यूशन होगी हमारे पास ये जो हमारे पास साइन का जो एंगल लिखा हुआ है ओमेगा mn माइनस ओमेगा t बाय 2, इसे हम x पुट कर देंगे, इसे हम फोर्थ इक्वेशन दे देंगे। यहां से ओमेगा mn माइनस ओमेगा की वैल्यू जो आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगी 2x बाय t, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो यहां पर हम ओमेगा mn की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा mn हमारे पास किसके बराबर होता है, EM0 माइनस EN0 बाय h कट के बराबर होता है। तो ओमेगा mn की जगह पर हमने EM0 माइनस EN0 बाय h कट लिख दिया, माइनस ओमेगा t बाय 2 इज इक्वल टू x। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारी फाइनल आयन स्टेट है इसकी जो एनर्जीज है वो चेंज हो रही है, EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0 तक चेंज हो रही हैं, जबकि हमारे पास जो ये वाली इनिशियल आयन स्टेट है जो कि डिस्क्रीट आयन स्टेट है उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। तो EM0 को हम यहां पर कांस्टेंट लेके चलेंगे डिफरेंशिएशन करते समय। तो EM0 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो DEM0 होगा, क्योंकि EM0 जो है वो चेंज हो रहा है। EM0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। हम मान लेते हैं कि जो हम बाहर से हार्मोनिक परटर्बेशन दे रहे हैं, जो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो ओमेगा की जगह जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। नीचे h कट कांस्टेंट है, टाइम यहां पर फिक्स रहेगा t बाय 2 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी t इंटू DEM0 बाय 2h कट
इक्वल टू dx, तो यहां से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस DEM0 की वैल्यू निकालनी है x की टर्म्स में, तो वो आ जाएगी DEM0 इज इक्वल टू 2h कट बाय t इंटू dx। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट थी EM0 से लेके EM0 प्लस DEM0, बट जब हम यहाँ पर सब कुछ x में पुट करेंगे तो x की लिमिट्स यहाँ पर क्या होंगी वो ध्यान से देखिए। x की लिमिट्स को फाइंड करने के लिए हम ये वाला इक्वेशन का यूज करेंगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स हम ओमेगा को चेंज कर रहे हैं, ओमेगा चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बाहर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो इंसिडेंट करवा रहे हैं उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में ओमेगा mn माइनस ओमेगा का जो डिफरेंस होगा वो हम इंफिनिटी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हमारे पास ओमेगा mn माइनस ओमेगा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा x भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ये कब होगा, जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ओमेगा mn तो फिक्स रहेगा, इसके बराबर रहेगा। जो बाहर से हम ओमेगा ले रहे हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमारा ओमेगा बहुत ज्यादा है तो उस केस में हमारे पास ओमेगा mn माइनस ओमेगा जो होगा डिफरेंस ये इंफिनिटी होगा, तो हमारे पास ये डिफरेंस जो है उसे हम इंफिनिटी मान सकते हैं, तो x जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर सकता है। तो अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी हुई तो ये डिफरेंस जो है वो हमारे पास माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर सकता है, तो उस केस में x जो है वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5। तो मींस ये जो डिफरेंस है वो इंफिनिटी के बराबर भी हो सकता है और माइनस इंफिनिटी के बराबर भी हो सकता है। ये डिफरेंस जो है वो बहुत बहुत ज्यादा भी हो सकता है इस ओमेगा mn और ओमेगा के बीच में, और ये डिफरेंस जो है वो बहुत बहुत कम भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर सकता है। तो उस केस में जो x की वैल्यूज होंगी वो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी के बीच में वेरी करेंगी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ओमेगा जो है वो ओमेगा mn के बराबर हो और तभी हमारा सिस्टम जो है वो यहां से यहां पर ट्रांजिशन करे या फिर यहां से इस कंटिन्यूम ऑफ स्टेट्स में ट्रांजिशन करे। बट ये डिफरेंस जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू को हम चेंज कराकर इस डिफरेंस को प्लस इंफिनिटी या फिर इस डिफरेंस को माइनस इंफिनिटी करवा सकते हैं। तो उस केस में इक्वेशन नंबर 5 से जो x की वैल्यूज होंगी वो इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक वेरी करेंगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम इसको मिलाकर हम देते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो हम क्या करेंगे, 4th 5th 6th 7th इक्वेशन को यूज करेंगे 4th इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स यहां पर इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन में सॉरी यहां पर 3 आएगा, तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमें, PT इज इक्वल टू 4 मॉडल ऑफ V डैश mn का स्क्वायर रो EM0 बाय h का स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब लिमिट जो है वो हो जाएंगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम पुट करेंगे x, क्योंकि इसको हमने x लेट किया है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4, और नीचे ओमेगा mn माइनस ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2x बाय टी है, 2x बाय टी का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में DEM0 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या है 2h कट बाय टी इंटू dx है, 2h कट बाय टी इंटू dx है। तो स्टूडेंट्स इसको 2x बाय टी का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर बाय टी स्क्वायर बन जाएगा, बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगी। इस 4 से 4 काट दीजिए और इस h कट से एक h कट जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक t से हमारा ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला t जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे PT इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ये वाला 2 पहले आप लिखेंगे, ये 2 लिखा पहले आपने, फिर नीचे जो एक t बचा था जो ऊपर गया था वो लिखेंगे 2t, और नीचे हमारे पास एक h कट बचा है मॉडल्स ऑफ v डैश mn स्क्वायर रो EM0 और इंटीग्रेशन में माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर बचा है, ये d साथ में हमारे पास है dx। तो स्टूडेंट्स ये जो आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास पाई होती है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम पाई यूज करेंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा PT इज इक्वल टू 2t बाय h कट मॉडुलस ऑफ v डैश mn का स्क्वायर रो EM0, इस इंटीग्रल की जगह हम पाई पुट कर देंगे, क्योंकि इस डेफिनेट इंटीग्रल माइनस प्लस इनफिनिटी साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर dx की वैल्यू जो है वो पाई होती है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, PT इज इक्वल टू 2 पाई t बाय h कट मॉडुलस ऑफ v डैश mn स्क्वायर रो EM0 आ गया, इस पाई को हमने आगे लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम कितना होगा, ट्रांजिशन रेट क्या होगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी PT को टाइम t से डिवाइड कर दें तो हमें ट्रांजिशंस
नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम मिल जाएंगे, जिसे हम ट्रांजिशन रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू क्या आएगी, पीटी की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई टी बाई एच कट मॉडुलस ऑफ ए डैश एम एन का स्क्वायर रो ई एम जीरो, और नीचे हमारे पास है टी। तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम, ट्रांजिशन रेट हमारे पास जो आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई एच कट मॉडुलस ऑफ ए डैश एम एन स्क्वायर रो ई एम जीरो। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 8। ये जो इक्वेशन नंबर 8 है और कुछ नहीं, ये कहलाया जाता है फर्मीज गोल्डन रूल। इक्वेशन 8 इज कॉल्ड फर्मीज गोल्डन रूल। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं फर्मी गोल्डन रूल की। तो फर्मी गोल्डन रूल, पहली बात तो एक फॉर्मूला है, ये कोई रूल नहीं है, ये फॉर्मूला है जो हमें क्या बताता है, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स में हेल्प करता है क्या कैलकुलेट करने के लिए कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम कितना होगा, या फिर ट्रांजिशन रेट कितना होगा, या फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब सिस्टम ट्रांजिशन करेगा एक डिस्क्रीट इनिशियल आयन स्टेट से कॉन्टिन्यूम ऑफ फाइनल स्टेट्स में आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन। तो इसके बाद इस इक्वेशन नंबर 8 के बाद ये लाइन लिखने के बाद आप नीचे ये डेफिनेशन लिखेंगे फर्मी गोल्डन रूल की। फर्मीज गोल्डन रूल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम और ट्रांजिशन रेट और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इनिशियल डिस्क्रीट आयन स्टेट टू कंटिन्यूम ऑफ फाइनल स्टेट्स आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन। तो इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं फर्मीज गोल्डन रूल। तो आपको एग्जाम में यहां तक डराइव करके आना है। तो स्टूडेंट्स फर्मी गोल्डन रूल हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम क्या होंगे, या फिर ट्रांजिशन रेट क्या होगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हमारा सिस्टम ट्रांजिशन करेगा एक डिस्क्रीट इनिशियल आयन स्टेट से कॉन्टिन्यूम ऑफ फाइनल स्टेट्स में आफ्टर हार्मोनिक परटर्बेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के साथ, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक था ये भी टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का ही एक पार्ट था। तो मिलेंगे बाकी बचे हुए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।